हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम क्लास 10th एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सब्जेक्ट साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज की वीडियो में आपके लिए पूरे कोर्स से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इन ऑब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के साथ साथ प्री बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहले हम देखने वाले हैं सही विकल्प। तो जितने भी विकल्प होने वाले हैं, यह सभी विकल्प पूरे कोर्स से लिए गए हैं, और इन विकल्पों को पढ़ने के बाद आपको और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बनते हैं उसे हम बोलते हैं उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि निम्न में से भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एलपीजी का दहन। एलपीजी का दहन भौतिक परिवर्तन नहीं है, बाकी जितने भी लिखे हैं सब भौतिक परिवर्तन हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, लिखा है कि वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CaCO3 इक्वल हो जाएगा CaO प्लस CO2। इसमें क्या हुआ है, एक पदार्थ दो पदार्थों में अलग अलग टूट गया है, ये होता है वियोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर अगला है, लिखा है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का निष्कासन होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, इसमें अवशोषण पूछा था। अगला है लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना उदाहरण हो जाएगा, तो यह उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन उपचयन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि एक लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्यों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वे विकृत गंधी हो जाते हैं, यानी अपना स्वाद बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात होगा। तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, खाने का सोडा क्रिस्टलन जल युक्त नहीं होता है। बाकी तीन ऑप्शन इसके राइट हो जाएंगे। अगला है, पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान होता है। तो इसका पीएच मान 7 से कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है। तो एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या करता है, इनको गला देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि पीएच स्केल की परास होती है। तो पीएच स्केल की परास होती है 0 से 14 तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि अम्ल प्लस क्षारक मिलकर क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल में कौन सी अभिक्रिया है। जब अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं तो यह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, तो यह हो जाएगी हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आ जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यही यहाँ से आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड Na2CO3। इस यौगिक का हम उपयोग करेंगे किसको, कठोर जल को मृदु करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिखा है कि एक धातु जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है वह कौन सी धातु है। तो वह धातु है सोडियम। इसे हम मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं ताकि इस पर जंग ना लगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि पतले तारों में धातुओं को खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है।
तो यह कहलाती है तन्यता। यानी जब हम तार को खींचते हैं तो वह जब हम धातुओं को खींचते हैं तो वह पतले तार में फैल जाती हैं, तो इस घटना को हम तन्यता बोल सकते हैं। ठीक, तन्यता कहलाती है। अगला है क्षारीय धातु। क्षारीय धातु क्या है? तो क्षारीय धातु हो जाएंगे हमारी सोडियम। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम क्या करती है? उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि निम्न में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है? तो अमलगम। अमलगम में पारद अवयव पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो इसमें उत्सर्जित होती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? हाइड्रोजन गैस। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो सबसे अच्छी विधि हो जाएगी जिंक की परत चढ़ा देना। उस पर यदि हम जिंक की परत चढ़ाएंगे तो वह अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। अगला है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या होता है? तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, यानी ये सभी इसके लिए आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आप इन क्वेश्चनों को एक नोट्स में जरूर लिख लें, क्योंकि इनको आप बार बार रिवीजन करते रहना, क्योंकि इन्हीं में से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो श्वसन की प्रक्रिया होती है अपचयन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है? तो छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ग्लूकोज का पाइरुवेट में विखंडन क्या कहलाता है? तो विखंडन होता है वो क्या कहलाता है? तो वह कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लूकोज का पाइरुवेट में विखंडन कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लिखा है कि पाइरुवेट में विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लिखा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप में जो जाइलम है उत्तरदायी होता है तो जल के वहन के लिए। किसके लिए? जल के वहन के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, फ्लोएम द्वारा परिवहन होता है। तो फ्लोएम द्वारा परिवहन होता है भोजन का। किसका होता है? भोजन का। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है? तो संवेदी तंत्रिका कोशिका कहलाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संवेदी तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है, भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो यह अग्र मस्तिष्क में। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्तदाब लार आना रक्तदाब लार आना तथा वमन का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो यह हो जाएगा पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेंडुला में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना जैसी क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग में नियंत्रित होती हैं? तो यह होती हैं अनुमस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुमस्तिष्क में यह क्रियाएं होती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है? एक पादप हार्मोन होता है। नेक्स्ट है, पादप हार्मोन्स का एक उदाहरण क्या है? तो इसका एक उदाहरण हो जाएगा ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन है वह होता है ईस्ट में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी कोशिका में अनुवांशिक संकेत निहित होते हैं। तो अनुवांशिक संकेत जो निहित होते हैं वह होते हैं डीएनए में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है। तो बीजाणु द्वारा प्रजनन होता है राइजोपस द्वारा। किसके द्वारा? राइजोपस द्वारा। नेक्स्ट है, पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में क्या होते हैं? तो परागकण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से
मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो गर्भाशय नहीं होता। अगला है लक्षणों की वंशागति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो यह प्रतिपादित किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला है मेंडल के प्रयोगों में वे जीन जो संकरण के दौरान प्रथम पीढ़ी में व्यक्त होते हैं क्या कहलाते हैं, तो प्रभावी जीन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि नर में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है, तो वाय। अगला है मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे का इन्होंने प्रयोग किया था। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगला है यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही और वस्तु के बराबर ही बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी कटिंग सैलून वाली दुकानों पर, और समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सजावटों में। ठीक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, तो कौन सा पदार्थ प्रयुक्त नहीं किया जाता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी के हम लेंस नहीं बना सकते। अगला है किसी बिंब का समान एवं वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना होगा, तो इसे रखना होगा फोकस दूरी की दुगनी जगह पर। यदि हम वस्तु को फोकस दूरी की दुगनी जगह पर रख देंगे तो यह घटना उसमें हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, तो डाईऑप्टर होता है। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है, तो प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण होता है, तो वर्ण विक्षेपण प्रिज्म द्वारा होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, दूरदृष्टि दोष, तो उत्तल। कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस। और यदि अवतल की बात करें तो निकट दृष्टि दोष, और द्विफोकसी दोष की बात करें तो जरा दृष्टि दोष में इसका उपयोग होता है। अगला है विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक, तो विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम। ओम की बात करें तो प्रतिरोध का मात्रक है, वोल्ट होता है विभव का मात्रक, और एम्पियर होता है धारा का मात्रक। विद्युत धारा मापने वाला यंत्र क्या होता है, तो विद्युत धारा मापने वाला यंत्र होता है अमीटर। वोल्टमीटर की बात करें तो यह विभवांतर को मापता है, और गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर भी धारा को ही मापता है, धारा मापी बोलते हैं। ठीक। इसके बाद अगला है यदि विभवांतर को वोल्ट में तथा धारा को एम्पियर में मापे तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, तो वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। यहीं से बन जाएगा वोल्ट इंटू एम्पियर, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विद्युत स्तरीय एक उदाहरण है, विद्युत स्तरीय उदाहरण है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यानी प्रेस की बात हो रही है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है धारावाही चालक तार में धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, तो बढ़ जाता है। धारा के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता है। ठीक। समान चुंबकीय ध्रुव करते हैं तो प्रतिकर्षित, और विजातीय क्या करते हैं, आकर्षित। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाती हैं, तो बंद वक्र, खुला वक्र, बंद वृत्त। तो चुंबकीय वाली रेखाएं कैसा वक्र बनाती है, तो बंद वक्र बनाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, इसी को हम अल्फा कण बोल रहे हैं। धनावेशित कण कौन सा, अल्फा कण, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो ऊपरी मुखी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं, तो जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं फलों के छिलके, केक, नींबू के रस, ये सभी क्या होते हैं, निम्न जैवीकरण, जैव निम्नीकरण। अगला है भोजन रूपी ऊर्जा का जीवों में क्रमिक रूपांतरण क्या कहलाता है, स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो इसका यह स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाती है। भोजन रूपी जीवों का ऊर्जा का जीवों में क्रमिक स्थानांतरण, तो क्रम से जब ऊर्जा स्थानांतरित होती है तो हम खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं, तो उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है, अपघटक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हरे पादप किस पोषी स्तर में आते हैं, तो यह प्रथम पोषी में आते हैं। फिर इसके बाद सबसे बड़ा पारितंत्र, तो सबसे बड़ा पारितंत्र होता है महासागर। कौन सा, महासागर। तो हमारे पूरे सिलेबस के सही विकल्प कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ से हमारे रिक्त स्थान स्टार्ट होने वाले हैं, तो यहाँ से हम रिक्त स्थानों को देखेंगे, तो इसको हम
पार्ट नंबर 2 में देखने वाले हैं। हमारा पार्ट नंबर 1 था, कंप्लीट हो चुका है। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि इसी प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।